गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन मूंगफली के आपके पंटिका रोग पढ़े, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो लक्षण है वो आपके दो भागों में पढ़ा था, अगेती पत्ती धब्बा और पछेती पत्ती धब्बा। ठीक है, आज अपन इसका जैसे अपन लास्ट में पढ़ा था डायग्राम बनाया था कल भी, अगेती पत्ती धब्बा का डायग्राम कैसा होता है, पछेती का क्या होता है। आज अपन डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए इसके आगे कि भाई कोनिडिया ओनिडिया कैसे बनता है, उसका थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल सी बात करें इसके, ठीक है, अपन इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम के द्वारा, क्या जो कोनिडिया बनते हैं, गुरु कोनिडिया, ठीक है, जिसके द्वारा संक्रमण फैलता है उसकी बात करें अपन। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम के द्वारा। ये प्रैक्टिकल में भी है, इसलिए थोड़ा दोनों में काम आएगा आपका डायग्राम। कि भाई किस प्रकार से ये संक्रमण होता है उसकी बात करेंगे भी। ठीक है, ये इसके कुछ अपन डायग्राम बना रहे हैं इसका कि भाई कोनिडिया किस प्रकार से पाए जाते हैं, लघु कोनिडिया का बनते हैं, गुरु कोनिडिया कैसे बनते हैं उसकी बात करें। देखिए ये इस प्रकार की कुछ रचनाएं पाई जाती है। ठीक है, ये जो छोटी रचना बनी से कहते हैं लघु कोनिडिया। कोनिडिया क्या है, कवक की वो रचना है जो आपके संक्रमण के लिए योगदान देती है। ठीक है, ये कोनिडिया धर मतलब कोनिडिया को धारण करने वाला, कोनिडिया धर, और ये जो बड़ा बना इसे कह दिया गुरु कोनिडिया। इस प्रकार से क्या है, अपने मूंगफली का पंचिती या टिक्का रोग है वो इस प्रकार का संक्रमण फैलता है, उसका कुछ इस प्रकार का आरेख होता है। ठीक है, इस प्रकार से कोनिडिया व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि भाई रोगजनक की अपन ने बात कर ली थी, जब कल डायग्राम पढ़ा था उसके साथ ही बात कर ली थी कि भाई कोनिडिया भूमि से पत्तियों पे पहुंच कर क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रबंधन की। कल दोनों रोगजनक की बात कर ली थी, अगेती पत्ती जो आपके रोग होता है। ठीक है, कि भाई अगेती पत्ती आपके जो रोग पाया जाता है, अगेती पत्ती धब्बा रोग और पछेती पत्ती धब्बा रोग, दोनों रोगजनक की अलग अलग बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे प्रबंधन की, और प्रबंधन में आपको पता सबसे पहले पढ़ते हैं अपन शस्य प्रबंधन। कि भाई प्रबंधन में क्या, शस्य प्रबंधन कि हमेशा स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज ही काम में लेना चाहिए। देखिए सब में एक कॉमन आ रहा है कि हमेशा जब भी आप फसल बो उस समय हमेशा स्वस्थ जो रोगग्रस्त नहीं है वो स्वस्थ व प्रमाणित बीज ही काम में लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपके सिंचाई की सुविधा होने पर जून या इससे पहले अगेती बुआई करनी चाहिए। कि भाई सिंचाई की सुविधा है अपने पास
ठीक है, तो सिंचाई की सुविधा होने पर जून या इससे पहले अगेती बुआई करनी चाहिए। कि अगेती बुआई करने से क्या होता है, संक्रमण क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और तीसरा आपको पता है कॉमन पॉइंट है, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई व 2-3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई व 2-3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए। क्या अपन क्या कर सकते हैं कि ये 3 पॉइंट है जिसमें आप देखिए सभी पॉइंट कॉमन ही आ गए थे। बुआई वाला ले लीजिए आप, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई ले लीजिए, स्वस्थ प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए, तो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इसके आगे अपन बात करते हैं जैविक प्रबंधन की, कि भाई जैविक प्रबंधन क्या होता है। देखिए जैविक प्रबंधन में आपको पता ही है, जैविक जीवों के द्वारा जीव का नियंत्रण या फिर आप रोगरोधी किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस व ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा बीजोपचार व पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा है आपके इसमें पॉइंट महत्वपूर्ण कि रोगरोधी किस्में, रोगरोधी किस्मों की बात करें तो ICGS 10 VRI 3 इनका प्रयोग करना चाहिए, कि इनके प्रयोग से क्या इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब रासायनिक प्रबंधन उसकी बात करते हैं कि रासायनिक प्रबंधन कैसे किया जाता है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, देखिए प्रबंधन में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, कॉमन पॉइंट होते हैं, बस हर सब में किस में याद आपको करनी पड़ेगी, रोगरोधी किस्में, जैविक प्रबंधन, शस्य प्रबंधन तो आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं, बिल्कुल भी देख समझने, मतलब कोई चीज़ें काम आ रही, बार बार पढ़ लिखोगे, नोट्स बनाओ तो भी याद हो जाएंगे अच्छे से। और रही बात रासायनिक प्रबंधन में, तो आपको एक रासायनिक पदार्थ का याद करना पड़ेगा। रासायनिक प्रबंधन देखिए कि रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं। फर्स्ट है थायरम या कैप्टान, 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से बीजोपचार कर बुआई करें। कि क्या कर सकते हैं, थायराम या कैप्टान जो केमिकल आता है इसका 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज में डालना है, फिर उसे बीज उपचारित करके क्या करना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। दूसरा है कि खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही, खड़ी फसल में रोग दिखाई देते ही
का 0.1% या हेक्साकोनाजोल इसका 0.2% या क्लोरोथेलोनिल का 0.2% या पायराक्लोस्ट्रोबिन का 0.1% का 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार से इस रोग को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है कि भी केमिकल इनका प्रयोग करके इस रोग को अपन नियंत्रित कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपकी जो रोग है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, आपके कि भाई मूंगफली का टिक्का रोग कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला पढ़ते हैं मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग स्टार्ट करते हैं कि भाई किसके द्वारा फैलता है, क्या प्रोसेस रहता है, इसकी बात करते हैं। पांचवा है मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग कि भाई ये विषाणु जनित रोग है। देखो नाम से पता चला है विषाणु गुच्छा रोग, विषाणु से वायरस से फैलने वाला। तो ये विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से राजस्थान कहाँ पाया जाता है। देखिए कि राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब तथा तमिलनाडु में पाया जाता मुख्य रूप से। इसके अलावा ये रेतीली भूमि में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। रेतीली, ठीक है, रेतीली भूमि में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग का क्या प्रकोप अधिक देखा जाता है। और लक्षण की बात करते हैं कि भाई लक्षण क्या है इसके। देखिए कि भाई इसके लक्षण की बात करते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब अपन बोलेंगे विषाणु गुच्छा रोग है। तो देखिए बुआई के 30-35 दिन बाद रोग के लक्षण प्रकट होते हैं कि फसल बोने के बाद जब 30 से 35 दिन हो जाते हैं, महीने भर हो जाता है, उस समय इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो बुआई के 30 से 35 दिन बाद, 30 से 35 दिन बाद लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। दूसरी चीज़ कि शुरुआत में ये रोग जो होता है खेत में छोटे छोटे चकत्तों में दिखाई देता है। तो शुरुआत में क्या होता है, ज़्यादा नहीं फैलता है, खेत में क्या करता है छोटे छोटे चकत्तों में दिखाई देता है। तो ये रोग खेत में छोटे छोटे चकत्तों में दिखाई देता है। छोटे छोटे चकत्तों में दिखाई देता है।
ठीक है, इससे आगे बात करें। और बाद में क्या होता है, ये रोगग्रसित पौधे होते हैं वो अत्यधिक छोटे, गहरे हरे रंग के तथा गुच्छे में बदल जाते हैं। कि जो छोटे पौधे होते हैं जो संक्रमित हो जाते हैं, तो रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं उनमें क्या लक्षण दिखाई देता है, आपको कैसे पता चलेगा ये पौधा रोगग्रसित है? तो रोगग्रसित पौधे जो होते हैं, ठीक है, ये अत्यधिक क्या रह जाते हैं, छोटे, मतलब इनकी सामान्य वृद्धि जो है दूसरे पौधों की तुलना में क्या हो जाती है, कम। अत्यधिक छोटे और बहुत ही क्या हो जाते हैं, गहरे रंग के दिखाई देते हैं, सामान्य पौधों से ज़्यादा गहरे रंग के होते हैं, गहरे हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, किस चीज़ को बजाते हैं और क्या हो जाते हैं, गुच्छे में। गुच्छा तो आप जानते हो, ठीक है, इस प्रकार की संरचना गुच्छा बन जाता है सब। तो ये क्या हो जाते हैं, गुच्छे में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग के लक्षण होते हैं। इसके आगे बात करेंगे, नई पत्तियों पे आपके चितेरी या पीतवर्ण तथा पीले रंग की रिंग के रूप में लक्षण दिखाई देते हैं। कि जो नई पत्तियां बनती है, नई पत्तियों पर चितेरी मतलब आपके होते हैं ब्राउन काला मिक्स रंग हो जाता है, उस रंग के क्या हो जाते हैं, आपके धब्बे बनने लग जाते हैं। और पीतवर्ण मतलब आपके हल्का येलो कलर के जो होते हैं, आपके तांबे कलर के क्या हो जाते हैं, छत्ते बनने लग जाते हैं, ठीक है। और क्या हो जाते हैं, पीले रंग के क्या बनते हैं, गोलाकार संरचना बनती है। पीले रंग की ऐसी पत्ती पे, जैसे पत्ती लीफ है तो इस पर क्या होगा, ऐसे जैसे ये इसकी सिराएँ होगी तो ऐसे, और येलो कलर की ऐसे क्या होगी डॉट, या आपके तांबे कलर की या आपकी ब्राउन ब्लैक मिक्स होता है, उस पर क्या हो जाते हैं, गोलाकार संरचनाएं बनने लग जाती है, जो इसके क्या है, मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि रोगी पौधे पर फूल खिलते हैं, परंतु कि फूल तो लगेंगे, क्या होगा, फलियाँ नहीं बनेगी। फलियाँ मतलब वो मूंगफली जिसमें दाने रहते हैं वो चीज़ें नहीं बनेंगी, परंतु फलियाँ बहुत कम बनेगी। या वही बात कल पढ़ा था जैसे अपन ने, छोटी बनेगी, जैसे क्या होगी, उपज में क्या होगी, भारी कमी आएगी, उपज में कमी। देखिए जगह तो वही है। अब एक तो मूंगफली में जो फलियाँ वो इस प्रकार की लग रही है, 3 दानों वाले, 3 दाने हैं, और एक लग रही है ऐसे, वो भी संक्रमित। तो इससे क्या उत्पादन में फ़र्क होता है ना, एक पौधे से भी फर्क आ जाएगा आपके 500 ग्राम का फ़र्क। तो खेत में मान लीजिए 1000 पौधे, कितना नुकसान होगा, ठीक है, 1000 2000 जितनी अलग अलग क्वांटिटी अपन कितना बो रखा है उसके अकॉर्डिंग, तो इससे आर्थिक नुकसान होता है। तो इस प्रकार ये जो रोग के लक्षण दिखाई देने पर अपन उसको पहचान लेते हैं कि रोग किसकी है, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग के लक्षण होते हैं। अब देखिए अपन इसके बात करें रोग कारक की, ठीक है, कि किसकी वजह से रोग कारक, किसका रोग कारक क्या है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। फिर इसकी प्रबंधन की बात करेंगे, प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो देखिए रोग कारक की बात करते हैं। वैसे मैं रोग कारक आपको रोगजनक पहले लिखवा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, कि किसकी वजह से, विषाणु वजह से फैलता है, विषाणु कौन सा विषाणु है, ठीक है, और ये मर्देओट रोग है, आपके बीजोट रोग है, इस सब की बात अपन कर चुके हैं डिटेल में आराम से। तो अपन रोग कारक की बात करते हैं। देखिए रोग कारक कि ये रोग जो है आपके इंडियन पीनट क्लम वायरस, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस के कारण फैलता है, और इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, IPCV, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। तो IPCV का आनुवांशिक पदार्थ जो है कि भाई इसमें IPCV, ये अपन का इंडियन पीनट क्लम्प वायरस जो होता है, इसका आनुवांशिक पदार्थ कौन सा जिसकी वजह से रोग फैलता है, तो आनुवांशिक पदार्थ इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, एकल सूत्री RNA, जिसकी वजह से ये रोग फैलता है। और ये रोग क्या है, ये रोग मर्दा जनित व बीज जनित है, मतलब मर्दा और जो बीज होते हैं संक्रमित, उनसे ये फैलता है। और इसका जो संचरण है वो किसकी वजह से होता है, तो एक कवक है जो इसका संचरण करती है, संचरण मतलब फैलाती है इस रोग को, उस कवक का नाम है आपके पोलीमिक्सा ग्रेमिनिस, पोलीमिक्सा ग्रेमिनिस,
पॉलीमिक्सा गेमिनिस नामक कवक द्वारा इसका संचरण होता है। कवक द्वारा इसका संचरण होता है। संचरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। इस प्रकार का क्या होता है, संक्रमण देखा जाता है। अब देखिए इसके प्रबंधन की बात करते हैं कि इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, इस रोग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। देखिए प्रबंधन में देखिए सबसे पहले आपको पता शस्य प्रबंधन की बात करते हैं। ठीक है, कि शस्य प्रबंधन किस प्रकार, देखिए हमेशा स्वस्थ व प्रमाणित बीज ही काम में लेना चाहिए। सेम पॉइंट पहले 3 बार पढ़ चुके हैं। इसके अलावा चलो लिख ही देता हूँ, हमेशा स्वस्थ तथा प्रमाणित बीज ही काम में लेने चाहिए। दूसरी चीज़ है गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। गर्मियों में गहरी जुताई, और क्या करना चाहिए, और खेत के आसपास की जो खरपतवार है उसको नष्ट कर देना चाहिए। खेत के आसपास की खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे ये रोग कारक है और खरपतवार में नहीं चले जाएं और वापस अगले सालों की खरपतवार में रहेंगे। जैसे ही फसल बोएंगे तो फसल को संक्रमण करना चाहते हैं, इसलिए अपन खरपतवार को भी क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा रोगी पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए। एक कॉमन पॉइंट है, रोगी पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए। इसके अलावा कि भाई मई में मूंगफली की अगेती फसल लेकर रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, कि मई में मूंगफली की अगेती फसल बोकर, कि अगेती फसल बोएंगे तो उससे क्या होता है, इस रोग का संक्रमण कम होता है। इसके अलावा देखिए 1-2 पॉइंट और उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि रोगग्रस्त खेत में बाजरा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करके 15 दिन बाद इस खेत में ही पलट देना चाहिए और बाद में मूंगफली की बुआई करनी चाहिए। कि भाई आपको क्या करना चाहिए कि जो रोगग्रस्त खेत है, रोगग्रस्त खेत में बाजरा 100 केजी प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर ज़मीन है आपके पास तो 100 किलो बाजरा आपको क्या करना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। बाजरे की बुआई करें, पहले बुआई करके 15 दिन बाद में, कि वो बुआई होगी 15 दिन में फसल बड़ी होगी थोड़ी सी, तो 15 दिन बाद में इस खेत को पलट देना चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं तभी निकलवा देनी चाहिए, वो हल चलवा के, जिससे क्या हो गया, जो बाजरा वो ज़मीन अंदर चला जाएगा, ऊपर वाली ज़मीन ऊपर आ जाएगी। तो 15 दिन बाद में बुआई कर 15 दिन बाद में इस खेत को पलट देना चाहिए। पलट देना मतलब समझिए ना आप, गहरी जुताई करनी चाहिए। जैसे क्या होता है, बाद में मूंगफली की बुआई करनी चाहिए, पलट देना चाहिए, तथा बाद में मूंगफली की बुआई करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, मूंगफली में संक्रमण जो है, इससे विषाणु गोचर होगा वो कम हो जाता है। पॉइंट सिंपल है भाई, आपको 1 हेक्टेयर ज़मीन 100 किलोग्राम बाजरा बोया, 15 दिन में फसल बड़ी होगी, इतनी सी आ जाती है लगभग अपनी अंगुली जितनी सी। फिर इसमें कह रही है हल, वो आप जैसे तभी बोलते हो निकालने से क्या होता है, नीचे वाली ज़मीन ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली ज़मीन नीचे चली जाती है, तो ज़मीन में दब जाएगा। फिर अपन को क्या करना चाहिए, मूंगफली बोनी चाहिए। जैसे क्या होगा, ये विषाणु गोचर रोग का संक्रमण क्या होगा, कम होगा। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि फसल चक्र के रूप में सरसों या गेंदे की फसल लेनी चाहिए। कि भाई फसल चक्र अपनाते हैं, फसल चक्र में क्या बोना चाहिए आपको सर्दी के मौसम में, तो फसल चक्र के रूप में आप सरसों व गेंदा बोना चाहिए। सरसों व गेंदा की फसल बोने से इसका संक्रमण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सरसों व गेंदा की फसल बोनी चाहिए, जिससे क्या होता है, आपके इसका संक्रमण कम हो जाएगा और इसके रोग फैलने के जो है चांसेज वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये आपके इस प्रकार से शस्य प्रबंधन हो गया। जैविक प्रबंधन आपके नोटबुक में नहीं दिया हुआ है, इसके बारे पर्टिकुलर रोगरोधी किस्में नहीं है।
ठीक है। अब तो अपन बात करेंगे सीधा रासायनिक प्रबंधन की कि भाई रासायनिक प्रबंधन क्या होता है, इसकी बात करेंगे। देखिए दूसरा है आपके रासायनिक प्रबंधन। देखिए रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं। फर्स्ट, बीजों को कार्बन डाइऑक्साइड का 0.1% जो सॉल्यूशन से उपचारित करना चाहिए। उपचारित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है आपके, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक फफूंदीनाशक को 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, कि भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है फफूंदनाशक होता है 10 किलोग्राम, ठीक है, कि 10 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में डालकर कि इसे क्या करना चाहिए, दर से गोल बनाकर बुआई के समय कुडों में, या जैसे अपन बोलते हैं उम्रों में छिड़कना चाहिए। जैसे क्या होता है लाभ, उम्र क्या होता है, जैसे ये फसल बोई जैसे बने होते हैं और यहाँ बीच में अपन फसल बोई होती है इस प्रकार से, तो इनके अंदर इस गोल को डालना चाहिए, जिससे संक्रमण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रोग से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।